हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 शब्द विचार। तो वर्णों के सार्थक समूह से बच्चों शब्द बनते हैं। आइए शब्द विचार के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। शब्द स्वरों और व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कबूतर, तो क प्लस अ प्लस ब प्लस बड़ा ऊ प्लस त प्लस अ प्लस र प्लस अ, क्या बन गया? कबूतर। ऐसे ही किताब और माला। तो यहाँ पर वर्णों के मेल से क्या बना है? शब्द बना है। उपयुक्त शब्द स्वरों तथा व्यंजनों से मिलकर बने हैं और अपना एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। तो वो शब्द जो वर्णों के मेल से बने हैं लेकिन अपना कोई निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, वही शब्द कहलाते हैं। यानी वर्णों का अगर सही मेल नहीं हुआ तो गलत शब्द बनेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा वो शब्द नहीं कहलाएंगे। वर्णों का ऐसा मेल जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है शब्द कहलाता है। शब्द और पद में अंतर। तो शब्द और पद में क्या अंतर होता है? प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द होता है, परंतु वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंधकर पद बन जाता है। जैसे रिया ने माँ को पत्र लिखा है। उपयुक्त वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरण के नियमों में बन जाने के कारण एक निश्चित स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, अतः वाक्य का प्रत्येक शब्द पद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य का प्रत्येक शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। इसके बाद शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। तो सबसे पहला है रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रूढ़ शब्द, जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, हाथ, आदमी, सूर्य, घर, वृक्ष आदि। बात आते हैं यौगिक शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, तो प्रधान प्लस मंत्री। तो इसमें क्या है, अपने अलग अलग शब्दों का भी अपना वही अर्थ होता है। यानी 2 शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनते हैं और उन शब्दों का भी अपना कोई विशेष अर्थ होता है। पाठशाला यानी पाठ प्लस शाला, रसोई घर तो रसोई प्लस घर, अनुशासन अनु प्लस शासन। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात जब यौगिक शब्द सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तो उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। यानी वो शब्द जो यौगिक की तरह 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन अपना कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दशानन यानी 10 सिर वाला अर्थात रावण, इसका विशेष अर्थ क्या हुआ? रावण। एक दंत यानी एक दंत वाले अर्थात गणेश जी, तो विशेष अर्थ क्या हुआ इसमें? गणेश जी। हिमालय वर्ष का घर अर्थात पर्वत विशेष, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र वाले अर्थात श्री कृष्ण। तो इसमें योग रूढ़ शब्द में क्या होगा कि शब्द यौगिक की तरह आपस में जोड़े तो जाएंगे लेकिन इनका अपना कोई विशेष अर्थ होगा। इसके बाद दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे वृक्ष, दुग्ध, सुंदर, माता, तपस्वी, ग्रह, नासिका, विद्या, जल, मित्र आदि। तो ये वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन किए संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लाए गए हैं। इसके बाद आते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गई है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दूध का दूध हो गया, घृत का घी हो गया और सर्प का साफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ तद्भव शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये कुछ तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव शब्द बनाए गए हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या है? नासिका, इसका तद्भव शब्द क्या बन गया आपका? ना। तत्सम शब्द क्या है? अक्षी, तो इसका तद्भव शब्द क्या बन गया है? आंख। तत्सम शब्द आपका पर्ण है तो इसका तद्भव शब्द क्या बन गया है? कान। तत्सम शब्द क्षेत्र है तो इसका तद्भव शब्द क्या बन गया? खेत। तत्सम शब्द आपका प्रसर है तो तद्भव शब्द इसका क्या बन गया आपका? पत्थर। पंच का 5, नृत्य का नाच, अग्र का आगे, दुग्ध का दूध, अग्नि का आग, दश का 10, कपोत का कबूतर। ठीक है, इसके बाद तीसरे यहाँ पे देशज शब्द।
जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कि थैला, झाड़ू, पगड़ी, डिबिया, खिड़की, लोटा, झोला, फावड़ा, पिल्ला, झोपड़ी, झुग्गी आदि। इसके बाद आते हैं आपके विदेशी शब्द, यानी जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, ठीक है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो हिंदी भाषा में हिंदी की तरह से बोले जाते हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अंग्रेजी शब्द आपके कौन कौन से हैं? मशीन, डायरी, जज, कॉलेज, पेंसिल, गैस, पोस्ट कार्ड मशीन आदि। ऐसे ही कुछ अरबी शब्द हैं जो हिंदी भाषा में आए हैं, तहसील, हलवाई, किताब, गरीब, कानून, कलम, अमीर आदि। कुछ फारसी शब्द भी हैं जो हिंदी भाषा में आए हैं, चश्मा, अनार, दुकान, जमींदार, नमूना, बीमार, रोशनदार आदि। कुछ पुर्तगाली शब्द हैं जो हिंदी भाषा में आए हैं, अल्पिन, संतरा, इस्पात, पादरी, अलमारी, बाल्टी आदि। कुछ तुर्की शब्द हैं जो हिंदी भाषा में आए हैं, तोप, बंदूकची, तमंचा, कैंची, कुली, कुर्ता आदि। ठीक है, तो ये अलग अलग भाषाओं से हिंदी भाषा में शब्द लाए गए हैं। इसके बाद तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। सबसे पहला सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे खाना, पानी, कक्षा, रोटी आदि। सार्थक शब्दों के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है, यानी शब्द इसके बहुत सारे होंगे, एक शब्द के बहुत सारे शब्द बन सकते हैं लेकिन सबका अर्थ समान होता है, इसीलिए ये पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कमल है, शब्द आपका कमल है तो कमल की जगह पर आप नीरज, पंकज, जलज किसी भी शब्द को बोल सकते हैं। ऐसे ही आकाश है तो आकाश की जगह पर और भी शब्द बन सकते हैं, आसमान, गगन, नभ आदि, लेकिन सबका अर्थ समान होता है। इसके बाद आते हैं आपके विलोम शब्द, जो कि विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। वो शब्द जो अपना बिल्कुल विपरीत या उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। तो विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को आप विलोम शब्द कहते हैं, जैसे सुबह का शाम, सज्जन का दुर्जन, काला का गोरा, रात का दिन आदि। ठीक है, इसके बाद आते हैं एकार्थक शब्द, यानी एकार्थी शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है, जैसे आभूषण का गहना। इसके बाद है आपके अनेकार्थक शब्द, यानी अनेकार्थी शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है। जैसे कि कोई शब्द है लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि शब्द है आपका दल, तो दल को आप क्या, दल के और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं? सेना, समूह, पत्ता। ऐसे ही कनक, तो कनक का धोतरा और सोना, ये कई अर्थ हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है और अर्थ भी अलग होता है, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि कुल का, वंश और कुल का मतलब किनारा, यानी कुल और कुल में ज्यादा बोलने में अंतर नहीं है, सुनने में एक समान लगने हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। कुल का मतलब है वंश और कुल का मतलब होता है किनारा। ऐसे ही दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। तो ऐसे ही है, ये समानार्थी शब्द है जो सुनने में एक जैसे से लगते हैं लेकिन इनका अर्थ भिन्न होता है। इसके बाद आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वह शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे मधुर भाषा बोलने वाला क्या होता है? मृदुभाषी। दूर की सोचने वाला कैसा होता है? दूरदर्शी। इसके बाद है कुछ निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ होता है वे सार्थक कहलाते हैं, लेकिन जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बाना, बानी, बख्शा, रोटी आदि। कहते हैं ना खाना पीना, पानी बानी, तो पानी ठीक है लेकिन पानी के साथ बानी शब्द जो देते हैं उसका कोई अपना अर्थ नहीं है तो वो बेकार है। ठीक है, रोना धोना तो क्या है? बेकार की चीजें हैं। जो अलग शब्द ये है इनका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इसके बाद चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द है। इनके परिवर्तन को समझने हेतु तो कुछ उदाहरण देखिए। यहाँ पर संज्ञा, जैसे यहाँ पर क्या है? घोड़ा, तो उसका क्या हो जाएगा? घोड़ी, घोड़े, घोड़ों। ऐसे ही सर्वनाम आपका क्या है? तो आप, इससे क्या बन जाएगा? आपकी, आपने और आपसे। ऐसे ही विशेषण आपका क्या है? यहाँ पर छोटा, तो छोटी, छोटा से क्या बन जाएगा? छोटी, छोटे। ऐसे ही क्रिया आपका क्या है? गया, तो गई और गए बन सकता है। ठीक है,
इसके बाद आते हैं आपके अविकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, जो सदा एक समान रहते हैं, इनमें किसी भी लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे क्रिया विशेषण भीतर, तेज, कम, प्रतिदिन, धीरे धीरे आदि। ये शब्द ऐसे हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। संबंध बोधक के बिना, के सामने, के विरुद्ध, के समान, के द्वारा आदि। कुछ समुच्चय बोधक शब्द हैं, क्योंकि, इसलिए, तथा, लेकिन, और आदि। कुछ विस्मयादि बोधक शब्द हैं, बा, शाबाश, ओ, अरे, उफ आदि। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा है। तो यानी शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, और शब्द जो है अपना एक विशेष अर्थ देते हैं। यानी जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द शब्द नहीं कहलाते। ठीक है, तो शब्दों के भेद के बारे में, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। उन 4 आधारों के आधार पर शब्दों के क्या भेद होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने इस पाठ में अच्छे से पढ़े हैं। तो बच्चों अभ्यास में आप इन्हें सभी शब्द के भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।